अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेव के चैप्टर से डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है। बच्चे कंसीडर कर लें, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन दूर से चलती हुई आ रही है जो कि हॉर्न बजाती हुई आ रही है। अब आप ये नोटिस करेंगे कि हॉर्न की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है जैसे जैसे ट्रेन करीब आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ट्रेन दूर जा रही हो हॉर्न बजाते हुए तो हमें ऐसे लगेगा कि ट्रेन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अब ये ट्रेन जो है, जो कि साउंड सोर्स है, उसने तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की ना, लेकिन आपको एक अपरेंटली फ्रीक्वेंसी का चेंज फील हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप उस ट्रेन के करीब जा रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर जो है वो साउंड सोर्स के करीब जा रहा है और ट्रेन वहीं पे रुकी हुई है, तब भी आप ये फील करेंगे कि आवाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता तेज़ सुनाई दे रही है। इसी तरीके से अगर आप उससे दूर जाते हैं तो साउंड जो है आपको कम सुनाई देगा। तो यानी एक अपरेंटली चेंज हमें फील होता है फ्रीक्वेंसी में। वो जो अपरेंटली चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखी है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स और मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से एक सवाल आ जाता होता है कि आया कि ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये किन वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर मैकेनिकल वेव के लिए एप्लीकेबल है तो यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स की ही टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके केसेस डिफरेंट जो है इसके हमने डिस्कस करने हैं। वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं उसके लिए मैं जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये है जी एफ डैश है वो फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंटली चेंज हुई फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, एक्चुअल नहीं, इज इक्वल टू, ये है आपके सामने जो मैं लिख रहा हूँ, ये है इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके साथ मैं ब्रैकेट में कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ। v है जी आपकी स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ v है स्पीड ऑफ साउंड, ये याद रखना है आपने। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्लस माइनस u नॉट क्या है, ये है ऑब्जर्वर की स्पीड, यानी ऑब्जर्वर जिस स्पीड से सोर्स के करीब जा रहा होगा या दूर जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि u नॉट जो है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी टर्म की, डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ us। ठीक है, ये us क्या है, ये है सोर्स की स्पीड। जैसे ट्रेन हमारे करीब आ रही थी या हमसे दूर जा रही थी, तो वो कितनी स्पीड से हमारे करीब आ रही थी या दूर जा रही थी। तो ये आपने देख लिया कि us क्या है जी, सोर्स की स्पीड। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ सोर्स स्पीड। आगे चल लेते हैं और देखते हैं कि इनसे हम डिफरेंट केसेस कैसे मालूम कर सकते हैं। अब पहला केस कंसीडर कर लिया कि साउंड सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकी हुई है और हम यानी ऑब्जर्वर उसके करीब जा रहे हैं। तो हॉर्न की आवाज़ क्या होती जाएगी, वैसे तेज़ होती जाएगी। यहाँ से हमने प्रूफ भी करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है लिख के बता रहा हूँ, ये देखें जी कि एफ डैश यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी v प्लस u नॉट। ये तो हो गया ना, देखें साउंड सोर्स हमारी तरफ आ रहा है तो साउंड की स्पीड प्लस हम साउंड सोर्स की तरफ जा रहे हैं u नॉट, तो ये हमारी स्पीड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना क्योंकि करीब जा रहे हैं। तो v प्लस u नॉट डिवाइडेड बाय us सोर्स की स्पीड यानी ट्रेन की स्पीड, और ट्रेन का अभी हमने कहा है कि ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, us 0 हो जाएगी। तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा v, और साथ क्या लगा देंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी।
अब अगर आप गौर करें v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई v है, तो v प्लस यू नॉट तो ज़्यादा है ना v से। अब ये ज़्यादा है तो इनका जवाब भी बड़ा आएगा और बड़ा आएगा, जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपकी जो अब अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी आपको शो हो रही है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा फील हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा जी, आपकी जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमने देखा था कि सोर्स की स्पीड इस सूरत में क्या है, 0 है, तो ये आपने याद रखना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम एक नया केस डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्या है कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, जिसमें हमने केस डिस्कस किया था कि अगर हम एक रुकी हुई ट्रेन से दूर जाएं तो उसके हॉर्न की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, उसको अब हम देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट। ये फार्मूला अब कैसे बनेगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट, क्योंकि अब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, अब करीब तो नहीं आ रहा, तो स्पीड ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर की स्पीड ऐड नहीं होगी, अब माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v, ये वाला v, और us तो यहाँ पे भी 0 है क्योंकि सोर्स जो है वो रुका हुआ है। तो इस सूरत में क्या होगा, अब v माइनस यू नॉट v से क्या है, छोटा है। तो इस सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि आपकी ये जो स्पीड, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी f डैश, ये लेस देन होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ये आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे us जो है यहाँ पे ये भी 0 है, ये 0 है, और लैम्डा क्या है जी, यहाँ पे कांस्टेंट है, हम यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस की, जो कि क्या है, अब ऑब्जर्वर रुका हुआ है, यानी हम रुके हुए हैं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन हॉर्न बजाते हुए हमारे करीब आ रही है। तो उस सूरत में क्या होगा वो देख, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब दरमियान में यहाँ पे क्या लिखना है वो मैटर करता है। तो हमने क्या कहा कि हमारी तरफ आ रही है ट्रेन, तो v ये आ गया आपके पास, और v के साथ प्लस माइनस यू नॉट हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने कह दिया कि ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो यू नॉट क्या हो जाएगी उसकी, वो तो हो जाएगी 0। अब अगर यू नॉट 0 हो गई तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, ऊपर सिर्फ v होगा और नीचे क्या होगा, v माइनस us। बात समझ में आ गई। नीचे v माइनस us क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखता तो ये क्या हो जाता, नीचे वाला डिन्यूमरेटर ज़्यादा हो जाता, न्यूमरेटर कम हो जाता और f डैश f से कम आता। हालांकि फ्रीक्वेंसी कम तो नहीं हो रही क्योंकि सोर्स हमारे करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि f डैश जो है ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि सोर्स मूव कर रहा है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ थी पहले वो थी लैम्डा, और अब कितनी होगी, वेवलेंथ पहले से कम होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे तो वेवलेंथ कम हो जाती है, तो वेवलेंथ अब कितनी होगी, लैम्डा डैश बराबर होगी लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, ये हो जाएगी आपकी क्या जी, वेवलेंथ। और ये चेंज इन वेवलेंथ किसके बराबर होगा, डेल्टा लैम्डा बराबर होगा US ओवर F के, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ केस। इस फोर्थ केस में क्या है कि अब जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, हम वहीं पे खड़े हुए हैं स्टेशनरी। तो इस सूरत में भी जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो 0 हो जाएगी और सोर्स की स्पीड को हम देखेंगे कैसे वेरी करेगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, देखें v स्पीड ऑफ साउंड, ऐसा कैसा, u नॉट 0 है तो ऊपर वाली टर्म ये वाली 0 रहेगी, डिवाइडेड बाय v। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, यहाँ पे लिखना है v प्लस us, ठीक है, इंटू f।
क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड था वो हमसे दूर जा रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है v ओवर v प्लस यूएस, ऊपर छोटी क्वांटिटी है नीचे बड़ी है, तो जवाब छोटा आएगा। और क्या होगा जी, यहाँ पे हम कह देंगे कि f डैश इज लेस देन f, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम होगी। यहाँ पे हम कह देंगे जी फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमने क्या कहा कि 0 है। इसी के साथ साथ अगर वेवलेंथ की बात करें तो पहले वेवलेंथ थी लैम्डा, और अब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये डेल्टा लैम्डा किसके बराबर होगा, हम पहले भी मालूम कर चुके हैं, US ओवर F, ठीक है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से ये लिखा है हमने। चलें नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये आपकी FSC के बुक में गिवन नहीं होता। अगर सोर्स ऑफ साउंड यानी ट्रेन वो हमारी तरफ आ रही हो और हम भी उसकी तरफ जा रहे हो, सोर्स ऑफ साउंड हमारी तरफ आ रहा हो, ट्रेन हमारी तरफ आ रही हो और हम भी उसकी तरफ जा रहे हो, यानी ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, उस सूरत में क्या होगा, चले हम लिखते हैं। उस सूरत में ये होगा f डैश इज इक्वल टू f, और ब्रैकेट में क्या लिखना है जी, v प्लस यू नॉट। देखे ना, अब यू नॉट भी है, 0 तो नहीं है क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं और सोर्स भी मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस। ठीक हो गया, यानी नीचे वाली टर्म और छोटी होगी और ऊपर वाली टर्म और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे क्या साबित हुआ कि इस सूरत में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। f डैश इज ग्रेटर देन f, और फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या करेगी जी, हम बता देंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जो कि क्या है कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों ही एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हो, एक दूसरे से क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में देखें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f डैश इज इक्वल टू, ये f आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो और ज़्यादा कम हो गया, v में से u0 को माइनस कर दिया, और डी न्यूमरेटर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी कि अब जो है वो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी f डैश इज लेस देन f, और इस सूरत में क्या हो रहा है जी, आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सा केस अपने न्यूमेरिकल फार्मूला में, न्यूमेरिकल MCQ में लगाना है। अगर आपको केस पता चल जाता है, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, तो ये फार्मूले याद होंगे और आपको केस पता होगा, आप सिंपली फार्मूला लगा के कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है, अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, सोर्स भी मूव कर रहा हो, सोर्स आगे आगे क्या कर रहा है, मूव करता हुआ चलता जा रहा है और ऑब्जर्वर उसके पीछे पीछे उसको चेज कर रहा है, उस सूरत में क्या होगा, हम देख लेते हैं जी। उस सूरत में ये होगा कि f डैश इज इक्वल टू f, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, v प्लस यू नॉट ओवर v प्लस यू एस। ये आपके सामने आ गया फार्मूला। अब यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि अगर आपके सोर्स की स्पीड ऑब्जर्वर की स्पीड से कम है तो फिर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर आपके सोर्स की स्पीड ऑब्जर्वर की स्पीड से ज़्यादा है तब फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अगर सोर्स चेज कर रहा हो, यानी आप ऑब्जर्वर आगे आगे चल रहे हैं और साउंड सोर्स पीछे पीछे आ रहा है, तो उस सूरत में क्या फार्मूला होगा, उस सूरत में फार्मूला ये होगा कि f डैश इज इक्वल टू f, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, v माइनस यू नॉट ओवर v माइनस यू एस, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा,
कि अगर सोर्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है पीछे और ऑब्जर्वर कम स्पीड से मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सोर्स कम स्पीड से आ रहा है, ऑब्जर्वर ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, यानी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है, तो उस सूरत में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं डॉपलर शिफ्ट की। ये डॉपलर शिफ्ट क्या है? देखें, डॉपलर शिफ्ट है वेवलेंथ का चेंज, यानी वेवलेंथ किस लिहाज से चेंज हो रही है। जैसे कोई सोर्स ऑफ साउंड हमारे करीब आ रहा होता है तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और सोर्स ऑफ साउंड दूर जा रहा होता है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, यानी कि वेवलेंथ का चेंज होना, वेवलेंथ का शिफ्ट होना। ठीक है, इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, जो चेंज इन वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे डॉपलर शिफ्ट किसके बराबर होगा जी, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू US ओवर F। ये भी डॉपलर शिफ्ट का फार्मूला है। और इसी की जगह हम लिख सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू US ओवर F। क्या है जी, V ओवर लैम्डा। ठीक है, F बराबर होता है V ओवर लैम्डा, V इज इक्वल टू F लैम्डा के फार्मूले से। ये भी एक फार्मूला है। फिर हम लिखेंगे जी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू US ओवर V इंटू लैम्डा। तो ये तीनों फार्मूलाएँ हैं डॉपलर शिफ्ट के। अब ऐसा होता है कि इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, जैसे रेडार में इसको यूज़ किया जाता है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो अल्ट्रासोनिक होती हैं। ठीक है, सोनार में जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो अल्ट्रासोनिक होती हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम ये कह लेते हैं कि जो ज़मीन की सरफेस से काफ़ी ज़्यादा फासले पे स्टार्स वगैरह हैं वो हमारे करीब आ रहे हैं या हमसे दूर जा रहे हैं, वो ये डॉपलर शिफ्ट हमें बताता है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू। कैसे बताता है कि अगर डॉपलर शिफ्ट ब्लू आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार है हमारे करीब आ रहा है। ब्लू किसके लिए है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के लिए। तो जब वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मतलब वो चीज़ हमारे करीब आ रही है। और ऐसे ही अगर रेड शिफ्ट आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बढ़ रही होगी और फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके पास ये MCQ, स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, अगर वो अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा जी, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट क्या आएगा, ब्लू। इसी तरीके से स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा जी, रेड शिफ्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक वार्डन वगैरह हैं, ये जो आपकी स्पीड मेजर करते हैं रोड पे जो बैठे होते हैं, ये भी डॉपलर इफेक्ट के थ्रू करते हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।